हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए यहाँ पे हम लोग आज सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे दैट सब्जेक्ट विल बी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। देखिए अभी तक हम लोगों ने वैसे तो डिसाइड किया था कि हम लोग पर्ट सीपीएम से शुरुआत करेंगे, बट स्टिल आप लोगों की रिक्वेस्ट के बेसिस पे पहले हम लोग एनवायरमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट। अब देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है एज यू ऑल नो। अब लॉकडाउन में ना तो पढ़ाई का मूड करता है, इसी के साथ में जो थोड़ा बहुत हमने अपने क्लास में सीखा था, जो भी हमने सीखा था, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कॉन्टिन्यूसली उसको भूलते जा रहे हैं। तो उसी चीज को रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा पढ़ाई का मूड बनाने के लिए हम लोग अब हमारे कॉन्सेप्ट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो इनिशिएटिव लिया है इसके अंदर हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे, राइट। इसी के साथ में अगर मैं आगे बात करता हूं तो आपकी इसी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपसे डेली के डेली आपको कुछ एक 50 क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाएगा एक गिवन सब्जेक्ट का, और आपको उस सेट को पूरा प्रॉपर अटेम्प्ट करना है और शाम को उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग अभी फिलहाल हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बेटा आज के टाइम पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासतौर पे सिविल इंजीनियरिंग में, जिसके बिना किसी भी एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। खासतौर पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्स में तो खासतौर पे ये बहुत वेटेज रखने लगा है, राइट। अब आगे अगर मैं बात करता हूं कि इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, इसके बारे में अगर बात करें तो बेटा यहां से आपके पास क्वेश्चन का लेवल थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों रह सकता है, राइट। थ्योरी के अंदर बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम लोग किसी भी क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, किसकी परमिसिबल या एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, कॉज फॉर रिजेक्शन कितना है, ये सब थ्योरी में आता है। न्यूमेरिकल की अगर बात करता हूं तो न्यूमेरिकल के अंदर खास तौर पे हम लोग अगर शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, तो जैसे हार्डनेस कैलकुलेशंस आ गया, अल्कालिनिटी कैलकुलेशंस आ गया, फिल्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ फिल्टर्स कैलकुलेट करना, या फिर टैंक की डायमेंशन पूछी जा सकती है, सेटलिंग वेलोसिटी, इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमारे जेईई एग्जाम लेवल ऑफ एग्जाम्स के अंदर आते हैं, राइट। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो हम लोग एनवायरमेंट को जब पढ़ते हैं, अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो हम लोग इसको पढ़ते हैं टोटल 4 यूनिट्स में, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है मेरे पास में रॉ वाटर इंजीनियरिंग है। जब मैंने जनरली मैं पढ़ाता हूं तो हमेशा सिलेबस से ही स्टार्ट करता हूं मैं, तो सिलेबस में अगर बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले तो डील करेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग से। रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो थर्ड बनेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एंड द फोर्थ विल बी एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हम लोग जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले अगर रॉ वाटर इंजीनियरिंग से शुरुआत करते हैं तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग में आता है खासतौर पर ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट यूनिट्स क्या होती हैं, वाटर डिमांड क्या होती है, कितने टाइप्स की वाटर डिमांड है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। और लास्ट में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के अंदर कवर हो जाता है। आगे सेकंड की अगर बात करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में भी सेम वही जो हमारा सीवेज है, सीवेज की क्वालिटी पैरामीटर्स डिस्कस होगा। आई एम श्योर सबने नाम सुना होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी, वो सब हम लोग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में डील करेंगे। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में, जो भी हमारे ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उन ट्रीटमेंट यूनिट्स के बारे में जानेंगे, इनके पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे और कैसे डिजाइन किया जाता है, डिजाइन प्रोसीजर और डिजाइन स्टेप्स को समझा जाएगा। थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जनरली सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है और इसको मैनेज करने के लिए कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करता हूं तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें टोटल गिने चुने 5 प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं 5 प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। बिल्कुल छोटी सी यूनिट है हमारे पास में थर्ड यूनिट। उसके बाद में नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, जिसमें हम लोग एयर और नॉइज पोल्यूशन के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। पोल्यूशन के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली पोल्यूटेंट क्या होता है, तो पोल्यूटेंट्स के बारे में जानेंगे, पोल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इनको कैसे मेजर किया जा सकता है, इनसे क्या क्या इंपैक्ट्स होने वाले हैं सोसाइटी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये सब हम लोग यहाँ पे डील करते हैं।
राइट। तो ये है हमारे पास में टोटल सिलेबस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। अब बेटा यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आए हैं। खास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ हमारे जेई और एई एग्जाम्स की, पहले के टाइम पे जेई एग्जाम में जो एनवायरमेंट था वो एनवायरमेंट सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्टेड था कि बीओडी सीओडी कर लो, बीओडी सीओडी के न्यूमेरिकल्स कर लो और जो हमारा रॉ वाटर है इसके क्वालिटी पैरामीटर्स कर लो, तो पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन आते थे वो उसी से आ जाते थे और सॉल्व हो जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब के टाइम पे अब जैसे जैसे आपको भी पता है द लेवल ऑफ कंपटीशन हैज बीन इंक्रीज डे बाय डे, तो जिसकी वजह से अब जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस को, किस टाइप के टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो उसे कोशिश कीजिए पूरा कवर करने की, ताकि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने की गुंजाइश ना रहे, राइट। अब साथ में अगर बात करता हूं कि नॉर्मली हम लोग एग्जाम के अंदर जो हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है इसकी वेटेज कितनी रहेगी, तो बेटा एसएससी जेई से अगर शुरुआत करते हैं तो एसएससी जेई में लगभग आपको इसमें से 5 क्वेश्चंस के आसपास 5 to 6 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 4 to 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एसएससी जेई प्री में। मेंस की अगर बात करते हो तो मेंस में आपके पास में यही जो वेटेज है ये लगभग आपके पास में 35 से 45 मार्क्स के बीच में क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 2 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बेसिकली जो हर क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है तो ये 2 पार्ट्स इसमें पूछे जा सकते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपके पास में न्यूमेरिकल अप्रोच के और थ्योरेटिकल अप्रोच के, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, इस तरीके से यहां से एग्जाम के अंदर कवर होता है, राइट। ये तो हो गया एसएससी। अगर आगे हम लोग अपने स्टेट लेवल के जेई की बात करते हैं तो बेटा स्टेट लेवल में जो हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है ये बहुत सारे सिलेबस में ये नाम दिया जाता है इसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगेन इसके अंदर जो है वो तो वैसे तो जो वेटेज है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि टोटल अगर आपके पास में 100 मार्क्स का पेपर आता है ना तो 7 to 8 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे डेफिनेटली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। आप ये बोल सकते हैं कि इसकी जो वेटेज है वो लगभग 7 to 8% रहती है किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम में, राइट। और ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सब्जेक्ट, सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसकी वजह से बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है इसको। अगर आप अच्छे से इसको समझ के करते हैं, याद कर लेंगे चीजों को, क्योंकि पता क्या है ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है विच रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूसली रिवीजन। जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना भी आप करते हैं डेली का डेली आप कवर करते हैं, आप बना लीजिए उसको अपने सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में ये सब्जेक्ट तो खास तौर पे ऐसा है जिसको आपको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करना है। 3 दिन में 4 दिन में एक बार आप दोबारा से इसको रिवाइज कीजिए। इस तरीके से जैसे जैसे रिवाइज करते रहोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब्जेक्ट आसानी से हमारा कवर हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास में अभी फिलहाल स्टार्ट करेंगे हमारे रॉ वाटर इंजीनियरिंग से। रॉ वाटर इंजीनियरिंग। बेटा अगर रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि वो पानी जो हम लोग पीने लायक यूज करते हैं, बेसिकली द वाटर इज विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए आता है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रॉ वाटर को ही पीने में यूज किया जा सकता है। उसके लिए पहले क्वालिटी पैरामीटर्स की टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद में हम उस पर ट्रीटमेंट को परफॉर्म करेंगे और ट्रीटमेंट के बाद में उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर हमारे घरों तक पहुंचता है और फिर हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो हमें उनके यही जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए वो सारे के सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और फॉलो करने के बाद में हमें उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना है कि क्या ये पानी पीने लायक है या नहीं है, राइट। तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूं रॉ वाटर इंजीनियरिंग में तो सबसे पहला जो टॉपिक मेरे पास रहेगा वो टॉपिक रहेगा क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर या आप इसको क्वालिटी पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम से भी आ सकता है। अब बेटा अगर बात की जाए तो हमारे पास अगर क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करें तो हम लोग हमारी क्वालिटी को टोटल 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके चलते हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। मैंने लिखा फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। जो सेकंड है मेरे पास में, सेकंड इज केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। थर्ड कैटेगरी इज बायोलॉजिकल।
बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो देखिए हमने हमारे जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स थे उन क्वालिटी पैरामीटर्स को टोटल 3 क्लासेस में डिवाइड किया, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब दूसरे पॉइंट पे अगर बढ़ते हैं तो बेटा दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स का मतलब क्या है, केमिकल का मतलब क्या है और बायोलॉजिकल का मतलब क्या है। देखिए ऐसे पैरामीटर्स क्वालिटी पैरामीटर्स जो वाटर के फिजिकल नेचर को अफेक्ट करें। फिजिकल नेचर का मतलब है कि जिसको हम लोग देख के पता कर सकते हैं, जैसे कलर हो गया, ठीक है, स्मेल करके पता कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कुछ ऑर्डर हुआ तो उसको स्मेल कर सकते हैं, राइट, टच करके टेम्परेचर का पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे पैरामीटर्स जो कहीं ना कहीं इसकी फिजिकल क्वालिटी को डील करते हैं, फिजिकल क्वालिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इनको नाम दिया जाता है फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। फिर केमिकल के बारे में बात करेंगे। अब केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है? ऐसे पैरामीटर्स जो वाटर के केमिकल नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। जैसे अगर एक एग्जांपल दे, पानी में सॉल्ट मिला दिया तो वो सॉल्ट मिलाया तो उसने केमिकल नेचर को चेंज किया, राइट। सॉल्ट के अलावा अगर जैसे क्लोरीन मिला दी पानी के अंदर, क्लोराइड्स मिला दिए, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में। फिर आता है अगला हमारे पास में बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर कौन सा होता है? जो बायोलॉजिकल नेचर को चेंज करे। जैसे पानी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा कुछ पैथोजेंस आ गए बीमारी फैलाने वाले, इन सबको डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली होते क्या है। ये सारे के सारे इसमें इफेक्ट करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, उसको क्लियर कर दूं। वो पॉइंट ये है कि हमारे पास में जो भी हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे वो एक ही पैरामीटर ऐसा भी हो सकता है जो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करे, वही पैरामीटर ऐसा भी हो सकता है जो केमिकल को चेंज करे, और शायद वो बायोलॉजिकल को भी चेंज कर सकता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें, कॉमन सॉल्ट, घर में हम लोग नमक यूज करते हैं। अब नमक को अगर पानी में मिलाया तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसने किसको चेंज किया? फिजिकल नेचर को, राइट। और वही पानी जब पानी में डिसॉल्व हुआ तो हमारी केमिस्ट्री क्या बोलती है कि जब भी हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो आयंस में डिवाइड हो जाता है, तो उसने केमिकल नेचर को भी चेंज कर दिया, तो इनडायरेक्टली केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स भी अफेक्ट हो गए, राइट। आगे अगर आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आयरन है, आयरन को अगर पानी में मिलाया जाए तो वो आयरन पता है क्या करता है? आयरन की वजह से केमिकल नेचर तो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा, और आयरन पानी के अंदर ऑरेंज कलर या रेड कलर इंपार्ट करता है, तो इनडायरेक्टली उसने फिजिकल नेचर को भी चेंज किया। और इसी के साथ में आयरन की वजह से वाटर में कुछ बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इनडायरेक्टली उसने क्या किया? बायोलॉजिकल नेचर को भी चेंज किया। तो इस तरीके से हम लोग एक पैरामीटर को फिजिकल कैटेगरी में भी पढ़ सकते हैं, केमिकल में भी पढ़ सकते हैं और बायोलॉजिकल में भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट पैरामीटर से, मतलब जो कि हमारा फर्स्ट कैटेगरी रहेगा, दैट विल बी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट जो है वो है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फिजिकल वाटर क्वालिटी, WQ शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वाटर क्वालिटी को। ये एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। WQ ऑलवेज स्टैंड्स फॉर वाटर क्वालिटी नेचर, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करेंगे हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से। तो बेटा पहला पॉइंट जो है मेरे पास में, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि एक्चुअल में फिजिकल वाटर क्वालिटीज का मतलब क्या है। ये बोलता है कि ऐसे क्वालिटी पैरामीटर्स जो वाटर के फिजिकल नेचर को चेंज करें, या हम ये बोल सकते हैं ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे आप इंप्योरिटीज बोल सकते हो जिनको हम लोग नेकेड आई के थ्रू ऑब्जर्व कर सके, या तो हम देख के पता लगा सकें, या तो हम स्मेल करके पता लगा सकें, या तो हम टच करके पता लगा सकें, बेसिकली हमारे सेंसेस के थ्रू पता लगाया जा सके। इनको हम लोग नाम देते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो फिजिकल की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग यही लिखेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन से ही बात करते हैं। द पैरामीटर्स which are used, which are detected with the help of our senses। हमारी जो सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं,
उनके थ्रू जब भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं तो इन पैरामीटर्स को नाम दिया जाता है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, आर नोन एज फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। राइट, समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। देखिए, तो जो पहला है मेरे पास में, पहला है टेस्ट एंड ऑर्डर। एक साथ पढ़ते हैं इन दोनों को, टेस्ट एंड ऑर्डर को। ठीक, टेस्ट भी चेंज हो सकता है, स्मेल भी आ सकती है, तो टेस्ट एंड ऑर्डर आ गया। दूसरा है मेरे पास में कलर। कलर के बाद में अगर तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं तो तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद में नेक्स्ट इज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी और टर्बिडिटी के बाद में अगला जो है मेरे पास में दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो मेरे पास में ये टोटल 5 पैरामीटर्स हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं फिजिकल के अंदर। टेस्ट एंड ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टर्बिडिटी हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया। राइट, अब ये एक्चुअल में डील किससे करते हैं, इनको समझेंगे कैसे, इनको हम लोग अब पढ़ेंगे इनको सबको वन बाय वन। जब भी हम लोग इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं ना, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या इन सबके अंदर की सोर्सेज क्या क्या हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर के क्या सोर्स हैं, कलर किसकी वजह से होता है, सोर्सेज क्या है, सोर्सेज के बाद में इनका इफेक्ट्स क्या है कि अगर ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाए तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, कैसी बीमारियां हो सकती हैं इससे। इफेक्ट्स के बाद में इनको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट यूनिट्स मतलब किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, इनके लिए मेजरमेंट डिवाइस क्या है, उस डिवाइस की कैलकुलेशंस देखेंगे। राइट, और फिर उनके लास्ट में हम लोग बात करेंगे लिमिट्स के बारे में। देखिए, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी की सभी यूनिट्स की, जितने भी हम लोग पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं, सबकी मेजरमेंट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके मेजरमेंट डिवाइस भी इंपॉर्टेंट है और लिमिट्स भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में आ सकती है मेजरमेंट यूनिट्स, मेजरमेंट डिवाइस, और मेजरमेंट डिवाइस के अलावा तीसरी चीज है आपके पास में लिमिट्स। इनकी लिमिट्स, ये तीन टर्म्स आपको हर एक की अच्छे से याद करनी है, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ कर दी ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम के अंदर। ये चीज ऐसी है जिनको बार बार रिवाइज करते रहोगे याद हो जाएंगी, फिर अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार अगर अच्छे से कवर कर लिया है, रिवाइज करोगे 2-4 बार, वो रट जाएंगी। ठीक है, फिर तो एग्जाम के अंदर कभी भी आए अपना आंख बंद करके भी हम लोग अपने जवाब दे सकते हैं। राइट, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग 2 टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक टर्म होगी एक्सेप्टेबल लिमिट, मैं आगे जगह जगह पे इस टर्म को यूज करूंगा, एक्सेप्टेबल लिमिट, और दूसरा होगा कॉज फॉर रिजेक्शन। कॉज फॉर रिजेक्शन, देखिए हम लोग इसको हर प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो। तो अब इसके लिए एक आइडिया भी तो होना चाहिए कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। बेटर है कि हम आज ही समझ लें अगर इसको, तो हमें आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो हमें बार बार इनसे डील करने की जरूरत नहीं है। अब जरूरी नहीं है एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल की जगह पे कई बार परमिसिबल भी लिखा आ जाता है, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। अब ये बोलता है एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब है कि गिवन लिमिट तक प्रॉब्लम के चांसेस बहुत कम है या प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, उठाते हैं हम लोग कलर, ठीक है, लेट अस सपोज कोई भी एक प्रॉपर्टी है, नॉट ओनली कलर, इसकी परमिसिबल लिमिट मुझे दी है 5 मिलीग्राम पर लीटर। 5 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये बोलता है कि 5 मिलीग्राम पर लीटर जो है ना, यहां तक तो ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जैसे मान लो पानी के अंदर सॉल्ट था, सॉल्ट की लिमिट है, तो 5 मिलीग्राम पर लीटर तक ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, चाहे आप इसको कैसे भी कंसिडर कर लो। और अगर इसकी रिजेक्शन लिमिट है लेट अस सपोज 15 मिलीग्राम पर लीटर, 15 मिलीग्राम पर लीटर, अब ये क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि हाँ 5 से 15 में ये प्रॉब्लम कर सकता है, और रिजेक्शन के बाद इसका मतलब 15 से आगे क्या होगा, 15 से आगे ये 100% श्योर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ह्यूमन बॉडी में। मतलब अप टू एक्सेप्टेबल लिमिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं, नो
आप बोल सकते हैं कोई भी इससे नुकसान नहीं होगा, नो हार्मफुल इफेक्ट्स। इसके बीच में एक्सेप्टेबल से रिजेक्शन के बीच में हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे तो बेसिकली हमें इसको डिटेक्ट करना जरूरी है, एक्सेस में हुआ तो हम उसे कम कर सकते हैं इस तरीके से। और कॉज फॉर रिजेक्शन से आगे वो डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। उस पानी को हम लोग अनट्रीटेड वाटर को ऑलवेज ऑलवेज रिजेक्ट करके चलेंगे। उस वाटर को हम लोग अनट्रीटेड वाटर को सिंपल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। ये है इन दोनों टर्म्स का मतलब, राइट, जिनको अब हम लोग वन बाय वन इनके अंदर सभी के अंदर इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, चाहे वो हमारा फिजिकल पैरामीटर्स हो, चाहे हमारे केमिकल पैरामीटर्स हो, कोई भी टाइप के पैरामीटर्स हो, सभी के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। हमारे फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज टेस्ट एंड ऑर्डर, राइट। अब टेस्ट एंड ऑर्डर किस तरीके से डील करता है, इसके लिए सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग टेस्ट एंड ऑर्डर में सोर्सेज से ही शुरुआत करेंगे। सोर्सेज, देखिए ये बोलता है कि टेस्ट एंड ऑर्डर के सोर्सेज क्या हैं, मतलब किन की वजह से आ सकता है। अब पानी के अंदर टेस्ट कैसे चेंज होता है, सॉल्ट के मिलाने की वजह से। सेम इज विद द ऑर्डर ऑल्सो। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि सोर्सेज में सबसे पहला तो आता है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स या डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अब सॉल्ट कैसे हो सकते हैं, अपने पास सॉल्ट जो हैं वो किस किस के हो सकते हैं, सोडियम के हो सकते हैं, NaCl, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा, काफी सारे, एल्यूमिनियम, जो भी है अपने पास में, सारे के सारे सॉल्ट क्या कर सकते हैं, टेस्ट और ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट डिसॉल्व्ड गैसेस। डिसॉल्व्ड गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा मीथेन गैस है, मीथेन के अलावा अमोनिया गैस है, ठीक, अमोनिया के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। अभी एक बार सुन लो इनको, अदरवाइज हम केमिकल पैरामीटर जब स्टडी करेंगे तो ये डिटेल में आएगा गैसेस के बारे में। एक पैरामीटर डिसॉल्व्ड गैसेस भी है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पानी के टेस्ट को कड़वा करता है और पानी में कोरोसिव नेचर लेके आता है, तो इनडायरेक्टली ये फिजिकल नेचर को भी अफेक्ट कर रहा है, कड़वा कर रहा है टेस्ट को। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करता हूं तो ये पानी में रॉटन एग की स्मेल डालता है, रॉटन एग, जी हाँ, सड़े हुए अंडे की स्मेल। अमोनिया जो है, अमोनिया बेसिकली पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस करती है। पंजेंट स्मेल बहुत तीखी सी स्मेल होती है, जहां पे जनरली ये जो स्मेल है पंजेंट स्मेल, ये जनरली ऐसी जगह पे रहती है जैसे जो पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स में अगर काफी टाइम तक उसको वॉश नहीं करते, जहां पे नॉर्मली ह्यूमन जो आप बोल सकते हैं एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट है, वो कॉन्टिन्यूसली काफी दिनों तक रखा रहता है, वहीं पे सड़ जाता है, वहां पे ये गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस जो है ये मार्शी स्मेल है, मार्शी स्मेल प्रोड्यूस करती है, जनरली ये कीचड़ में, इस तरीके के पार्ट्स में जनरली ये वाली स्मेल जो है ये प्रोड्यूस होगी। आगे ये तो हो गया बेटा डिसॉल्व्ड गैसेस। इसके अलावा आता है हमारे पास में प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पानी में अगर काई जम गई है तो वो काई की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पानी में प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी अपने पास में हैं, इन सब की वजह से पानी के जो फिजिकल नेचर पे अफेक्ट पड़ेगा, वो फिजिकल नेचर पे अफेक्ट पड़ेगा और उस नेचर को नाम दिया जाएगा टेस्ट एंड ऑर्डर। तो ये तो बना बेटा मेरे पास में सोर्सेस। अब सोर्सेज के बाद में इफेक्ट्स, कि अगर गलती से इनको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी अगर कंज्यूम कर लेती है तो उससे इफेक्ट क्या होगा। ये बोलता है पानी में, अब देखो ये तो है ही है, इसी के साथ में ये बोलता है पानी में अगर क्लोराइड्स प्रेजेंट हुए, अब सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो बेसिकली क्लोराइड की फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करता है, क्लोराइड्स अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके, ये जितने भी दूसरे कंपाउंड्स है ना, इन सबके साथ रिएक्ट करके कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देगा। कार्सिनोजेनिक मींस कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स। यस, तो इसका मतलब अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए तो ह्यूमन बॉडी में इनकी वजह से जो रिजल्ट आ सकता है, वो रिजल्ट किसके फॉर्म में आ सकता है, वो कार्सिनोजेंस बना सकता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बना सकता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर तक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो हम लोग अगर इफेक्ट्स में लिखते हैं तो इफेक्ट में लिखेंगे क्लोराइड रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स, क्लोराइड्स रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। आप कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स की बजाय कार्सिनोजेंस भी लिख सकते हैं। और कार्सिनोजेनिक्स की अभी मैंने आपको बताया कि कार्सिनोजेनिक्स का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ कार्सिनोजेनिक इज कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स। कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स, राइट। अब इसको कैसे मेजर किया जा सकता है और इसकी मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, यहां बात करते हैं। मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में मैंने आपको बताया इसका डिवाइस काम का है, डिवाइस के साथ में इसकी यूनिट्स काम की हैं और कैसे यूज किया जाता है, कोई टेक्निक यूज होती है तो वो टेक्निक देखी जा सकती है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, टेक्निक, इस टेक्निक का नाम दिया जाता है डाइल्यूशन टेक्निक। तो जो टेक्निक यूज होगी उस टेक्निक को हम लोग नाम देंगे डाइल्यूशन टेक्निक। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार हमारे जेई लेवल के एग्जाम में ये वाला पॉइंट कवर होता है कि हम लोग मेजरमेंट के लिए कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं। सेकेंड आता है टेक्निक के बाद में मेजरमेंट यूनिट्स कौन सी हैं। इसको मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं उन मेजरमेंट यूनिट्स को हम लोग नाम देते हैं टोन। टोन इज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। टोन थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, राइट। ये तो बन गया अपने पास में टेक्निक, डाइल्यूशन टेक्निक, यूनिट्स, टोन। अब ये मेजर कैसे करता है एक्चुअल में टोन को। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने एक कंटेनर में वाटर सैंपल लिया। वाटर सैंपल, जिस सैंपल में आपको टेस्ट और ऑर्डर को डिटेक्ट करना है। लेट अस सपोज इसका वॉल्यूम था हमारे पास में x ml, x मिलीलीटर का इसमें वॉल्यूम है। 10 ml 12 ml जो भी आप लेना चाहो, इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसको कंसीडर करने के बाद में आपने क्या करना है, इसके अंदर वाटर ऐड कर दो, डिस्टिल्ड वाटर। और आपको डिस्टिल्ड वाटर ऐड इस तरीके से करना है, इतनी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है कि जो ऑर्डर था ना, जो स्मेल थी हमारे वेस्ट वाटर, जो हमारे वाटर सैंपल में, ये जस्ट डिसअपियर हो जाए। जैसे ये कंटेनर था, ग्लास था, जिस ग्लास में हमने थोड़ा सा वाटर सैंपल लिया x ml का, मैंने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर को इसमें ऐड करना स्टार्ट किया। तो डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते करते मैं स्मेल ऑब्जर्व कर रहा हूं। वो क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर नोट होगा जिसमें इसमें से स्मेल आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब साफ पानी ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना जिसमें स्मेल आनी बंद हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे, जिस क्वांटिटी में, जिस वॉल्यूम में स्मेल आनी बंद हो जाएगी, उसको हम लोग नोट करेंगे। ये हो जाएगा लगभग अपने पास में, लेट अस सपोज YML। तो मतलब हमने x ml वाटर सैंपल में YML डिस्टिल्ड वाटर की क्वांटिटी को ऐड किया, सो दैट दिस ऑर्डर फ्रॉम द वाटर सैंपल जस्ट डिसअपियर। तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना बना, तो जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा, x + YML। तो बेटा इसके बेसिस पे हम लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं हमारी डाइल्यूशन रेशो या फिर टोन वैल्यू। तो हम लोग अगर यहां से डाइल्यूशन रेशो या टोन को कैलकुलेट करेंगे तो टोन क्या आता है, टोन होता है फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। रेशो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सैंपल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज नोन एज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो अब बेटा यहां से अगर फाइनल वॉल्यूम ऑफ सैंपल की बात की जाए तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना हो गया, x + y। इनिशियल वॉल्यूम की अगर बात करें तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया, x ml। ये बन गया मेरे पास में रेशो। दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट और ऑर्डर के अंदर सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस के बाद में इफेक्ट्स क्या हैं, इफेक्ट्स के बाद में हमने तो देखिए यहाँ पे हमने जाना बेसिकली कि सबसे पहले हम लोग टेस्ट ऑर्डर को कैसे, सोर्सेस कौन कौन से हैं, सोर्सेस के बाद में इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इफेक्ट्स के बाद में मेजरमेंट कौन कौन सी हैं, राइट। अब मेजरमेंट के बाद में हमने मेजरमेंट यूनिट के बारे में डिस्कस किया, दैट मींस थ्रेशोल्ड, ऑर्डर, नंबर। आगे बोलते हैं कि इनकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्या हैं। एक्सेप्टेबल मतलब हम लोग कैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं इन सबको, बेसिकली एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, सेम उसी पॉइंट को ये लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में है एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट इज 1 टोन, 1 टोन। और दूसरा है मेरे पास में सेकंड जो टर्म है इसमें, वो है कॉज फॉर रिजेक्शन। कॉज फॉर रिजेक्शन, और कॉज फॉर रिजेक्शन है मेरे पास में 3 टोन, 3 थ्रेशोल्ड, ऑर्डर, नंबर। बेटा ये इसी तरीके के मैं आपको हर प्रॉपर्टी के अंदर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, एक्सेप्टेबल लिमिट्स कितनी है, कॉज फॉर रिजेक्शन कितना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये भी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपको सीधा देगा which of the following represents the acceptable limit for taste and order, right? Which of the following permissible limit represents the permissible limit for color? इस तरीके से आपसे ये acceptable limit, permissible या फिर cause for rejections पूछे जा सकते हैं, right? अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे, वो पॉइंट ये बोलता है कि ये जो हमारे पास में acceptable limit है, जिस एक्सेप्टेबल लिमिट को मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 1 टोन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 टोन का मतलब क्या है, जब फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम इक्वल हो जाए। जब फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ही तो ये रेशो 1 के इक्वल आएगी। और ये रेशो 1 के इक्वल तब आएगी जब, अगर मैं फॉर्मूला वाइज देखूं तो y की वैल्यू 0 हो जाए। और y की वैल्यू 0 होने का मतलब हमें डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करने की जरूरत ही ना हो। तो इसका मतलब हमें पानी में डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। जब उस केस में हमारे पास में टोन की वैल्यू 1 आएगी और तभी हम लोग पानी को यूज कर सकते हैं। और पानी में डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब वाटर जो है हमारा टेस्ट और ऑर्डर से बिल्कुल फ्री हो। जब पानी में टेस्ट और ऑर्डर नहीं होगा तभी तो हम लोग उसके अंदर और डिस्टिल्ड वाटर ऐड नहीं करेंगे ना। तो ये बोलता है कि 1 टोन का मतलब है द वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम टेस्ट एंड ऑर्डर, राइट। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है इसमें, मेजरमेंट डिवाइस। देखो अभी तक हमने मेजरमेंट टेक्निक के बारे में तो डिस्कस किया, लेकिन यहां पे मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं मेजरमेंट डिवाइस के बारे में। देखिए वैसे तो ये पूरी जो टेक्निक है, ये टेक्निक को डाइल्यूशन टेक्निक हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो पूरी टेक्निक है इसमें बेस्ड जो आजकल डिजिटल डिवाइस आ गए, जैसे देखिए आज के टाइम पे सबको पता है डिजिटल जमाना आ चुका है, राइट। तो उसके बेसिस पे जो डिजिटल डिवाइस मुझे डायरेक्टली वैल्यू देगा, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। उस डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं ओस्मोस्कोप। ओस्मोस्कोप, जो ये पूरा मैंने मेथड बताया था आपको, ये वाला मेथड कौन से वाला था, ये वाला था ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले कभी कंसीडर किया जाता था। ये कौन सा है, ये हमारे पास में जो ये है आज के टाइम पे जो रिसेंट इनोवेशंस, जो टेक्निक्स, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके बेसिस पे मेजरमेंट डिवाइस जो हम लोग यूज करेंगे वो हो जाएगा अपने पास में ओस्मोस्कोप, राइट। ये हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हमने डिस्कस किया बेसिकली टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में। आज की क्लास में एक और डिस्कस करेंगे, वो जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी कलर। तो अब हम लोग सेकंड पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड क्वालिटी पैरामीटर है ये है हमारे पास में कलर। कलर के अंदर भी छोटे छोटे काफी सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आते हैं पेपर के अंदर। देखो कलर बेसिकली अगर मैं बात करता हूं पानी के अंदर, पानी में हम लोग कलर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से। जो फर्स्ट जो टाइप है कलर का, फर्स्ट टाइप ऑफ कलर जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू कलर। ट्रू
कलर। सेकंड जो है मेरे पास में, सेकंड इज एपेरेंट कलर। एपेरेंट कलर, एपेरेंट मींस इमेजिनरी। अब ट्रू कलर की अगर बात की जाए तो ट्रू कलर का मतलब है जो एक्चुअल में प्रोड्यूस होता है, बेसिकली डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की वजह से जो कलर प्रोड्यूस होगा उस कलर को नाम दिया जाएगा ट्रू कलर। तो ट्रू कलर में हम लोग लिखते हैं ड्यू टू डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। जो एपेरेंट कलर है, या आप ये बोल सकते हैं जो हमारे पास में इमेजिनरी कलर है, इस इमेजिनरी कलर के लिए इसकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू ट्रू कलर, सॉरी, ड्यू टू डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ड्यू टू डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। चलिए देखते हैं, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले शुरुआत करते हैं डिसॉल्व्ड से, मतलब ट्रू कलर से। देखिए जो नॉर्मली हम लोग अगर बात करते हैं, जो होली वाले जो कलर आते हैं, खाने में डालने वाले जो कलर आते हैं, ये क्या करते हैं, जब हम इनको पानी में मिलाते हैं तो पानी में एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाते हैं, यूनिफॉर्म कलर बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास में एक टाइप का ट्रू कलर। एग्जांपल, तो मैंने क्या किया, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, राइट, उनको हमने पानी के अंदर डाला, मिक्स किया और उन्होंने एक यूनिफॉर्म कलर बना लिया। दैट यूनिफॉर्म कलर इज नोन एज ट्रू कलर। ठीक है। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं? ये सॉलिड्स, वैसे तो ये भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी यही है, बट फिर भी हम थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं। ऐसे सॉलिड्स जो किसी कारण से सेटल डाउन नहीं हो सकते पानी में, ना तो ये सेटल डाउन हो सके ना ये मिक्स हो सके, हल्के होने के कारण से पानी में घूमते हुए रह गए, तो उन सभी को हम लोग नाम देते हैं एपेरेंट कलर, सॉरी, उन सभी को हम लोग नाम देते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। और इनकी वजह से जो कलर प्रोड्यूस होगा, इनकी वजह से कलर बनता है एपेरेंट कलर। जैसे अगर पानी में हम लोग थोड़ी सी सॉइल को मिला दें, मिट्टी को मिला दें, तो अब जो कलर बनेगा स्टार्टिंग में वो बहुत डार्क कलर होगा, लेकिन अगर मैं उसी पानी को थोड़ी देर के लिए रख दूं तो धीरे धीरे पार्टिकल, कुछ पार्टिकल तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा कलर था? ये कलर है मेरे पास में एपेरेंट कलर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ट्रू कलर और एपेरेंट कलर में। अब अगर यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते थे, सोर्सेस। अब कलर में, कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे अपने पास में ट्रू कलर हो चाहे अपने पास में एपेरेंट कलर हो, हम लोग सोर्सेस कौन से लेते हैं? यहाँ पे सोर्सेस आएंगे आपके पास में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, देखो ऊपर ही लिखा है हमने डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स, इन दोनों की वजह से हमारे पास में पानी के अंदर कलर प्रोड्यूस होगा, सोर्सेस। अब सोर्सेस के बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या क्या है कलर के? बेटा पानी में अगर देखा जाए ना, तो कलर का ह्यूमन बॉडी पे पानी के थ्रू कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ह्यूमन हेल्थ पे कलर्ड वाटर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन मेरे पास में एक पानी है, जिस पानी का लेटर सपोज ब्लू कलर है या रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, मुझे ये पानी पीने के लिए दिया गया है, क्या मैं उस पानी को पीऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे माइंड में ये क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, ये पानी गंदा है, इस पानी को हम बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो कलर्ड वाटर है या जो पानी के अंदर जो कलर प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्रिएट करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के अलावा कोई भी दूसरे टाइप का इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। तो पहला पॉइंट तो यही है, इट प्रोड्यूसेस psychological effects on human body. Psychological effects on human body, राइट? अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये तो समझ में आ गया कि कैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ही ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करता है, राइट? दूसरा आता है, देखो इसका जो मेजर इफेक्ट है ना कलर का, ये मुझे मिलता है इंडस्ट्रीज में देखने के लिए।
अब जैसे अपने इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी हम लोग इंडस्ट्रीज को फॉलो करते हैं, अब इंडस्ट्रीज इस पानी को कैसे यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट बनाने में। अब डाई इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है। जैसे अगर मैं डाई इंडस्ट्री की बात करूं, ये लोग प्रॉपर यूज कर रहे थे पानी को ऑरेंज कलर की डाई बनाने के लिए, लेकिन पहले से इसमें अगर कलर प्रेजेंट होगा तो जरूरी थोड़ी है कि वो ऑरेंज ही रहेगा, हो सकता है वो कोई और कलर बन जाए क्योंकि पहले से उसमें कलर प्रेजेंट था। तो उसके बेसिस पे इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इफेक्ट्स में ये बोलता है द कलर्ड वाटर produces effect on product formation of the industries ये है मेनली मेजर इफेक्ट जो कि हम लोग कलर को देखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में इफेक्ट्स के बाद में नेक्स्ट है इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसकी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले टेक्निक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले टेक्निक से शुरुआत करते हैं। तो मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, इस टेक्निक को नाम दिया जाता है कलर मैचिंग टेक्निक। कलर मैचिंग टेक्निक, राइट। कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। इसी के साथ में इसके लिए जो यूनिट यूज की जाती हैं, मेजरमेंट यूनिट, इन यूनिट्स को नाम दिया जाता है टीसीयू। टीसीयू की फुल फॉर्म है ट्रू कलर यूनिट। दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू कलर यूनिट। और टीसीयू के अलावा दूसरा है मेरे पास में हेजन यूनिट। हेजन नाम के जो साइंटिस्ट है उसने बनाया था, इसीलिए इस यूनिट को उसने डिफाइन किया था, इसीलिए हम लोग इसको टीसीयू की बजाय हेजन यूनिट भी नाम देता है। अगला पॉइंट आता है इसके लिए मेजरमेंट स्केल कौन सा है। मेजरमेंट स्केल कौन सा है, तो बेटा इसको मेजर करने के लिए जो हम लोग स्केल यूज करते हैं, इस स्केल का नाम है हमारे पास में, बेसिकली हम लोग जिस केमिकल के बेसिस पे यूज करते हैं उस केमिकल को स्केल की कैटेगरी में रखते हैं। इसको लिखते हैं क्लोरोप्लेटिनेट आयंस। क्लोरोप्लेटिनेट आयंस, राइट। अब समझते हैं इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में कुछ एक नेस्लर ट्यूब्स होती हैं। देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं, उसके थ्रू हम इन तीनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में क्या होगा, एक सिंपल सी एक ट्रे होती है। इस ट्रे में लगभग 25 टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। इस तरीके से 25 टेस्ट ट्यूब्स हैं, जिन टेस्ट ट्यूब्स को नाम दिया जाता है नेस्लर ट्यूब्स। दीज ट्यूब्स आर नोन एज नेस्लर ट्यूब्स, ठीक है। हर ट्यूब में 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं। हर ट्यूब में 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर अब ऐड करेंगे, और डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करने के बाद में अब आपको क्या करना है, क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्यूशन। या तो ये आ सकता है, इसके अलावा प्लेटिनम कोबाल्ट भी आ सकता है। पहले के पेपर में आता था प्लेटिनम कोबाल्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे जैसे वैसे एक्चुअल में जो ऐड होता है वो क्लोरोप्लेटिनेट है। और अब के बाद, अब से रिसेंटली जितने एग्जाम्स होने लगे हैं ना, अब कॉन्टिन्यूसली अब प्लेटिनम कोबाल्ट को नहीं लिखते हैं, अब आपको मिलेगा क्लोरोप्लेटिनेट आयन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सबके अंदर क्लोरोप्लेटिनेट मिलाना है। 1-1 लीटर पानी सब में है, इसमें मैंने 1 मिलीग्राम क्लोरोप्लेटिनेट आयंस मिलाए, राइट। इसमें 2 मिलीग्राम, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 25 एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे पानी में ऐड होगा, ये पानी में कलर प्रोड्यूस करता है, बहुत बहुत फेंट कलर, बहुत लाइट कलर प्रोड्यूस करता है, लाइट, बिल्कुल लाइट येलो से। अब ये जो कलर बनाएगा वो 1 मिलीग्राम क्लोरोप्लेटिनेट ने 1 लीटर पानी में जितना कलर प्रोड्यूस किया उसको नाम दिया जाएगा 1 मिलीग्राम पर लीटर या फिर 1 टीसीयू। ये कितना हो जाएगा, आप देखो 1 लीटर में कितना मिलाया, 2, तो 2 मिलीग्राम पर लीटर या फिर 2 टीसीयू
या फिर 2 हेजन यूनिट। सेम ऐसे ही 3 TCU 3 मिलीग्राम मिला है तो 3 TCU या फिर 3 हेजन यूनिट। अब यूनिट का तो समझ में आया, लेकिन हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे? अब देखो ये 25 ट्यूब का अपने पास एक रेफरेंस सैंपल तैयार हो गया। रेफरेंस सैंपल के बाद में अब जो वाटर सैंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसमें पानी है और इस पानी के सैंपल का मुझे कलर मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ कंपेयर करूंगा। अगर इसका कलर, सैंपल का कलर और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है पहले वाला, इन दोनों का कलर सेम है तो इस पानी का कलर कितना हो गया, 1 TCU। अगर नहीं है तो सेकंड पे चलो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ अप टू सो ऑन। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज फिफ्थ टेस्ट ट्यूब ऐसी थी जिसके साथ इसका कलर मिला, तो इस पानी में कलर कितना है, इस पानी में कलर है 5 TCU का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इस तरीके से हम लोग कलर को मेजर करते हैं। इसीलिए अब देखो, क्योंकि मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और वाटर सैंपल के लिए दोनों में कलर को मैच किया, तो इसीलिए कलर मैचिंग टेक्निक। यूनिट क्या हो गई, 1 TCU को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 TCU को डिफाइन करेंगे 1 मिलीग्राम क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में जितना कलर प्रोड्यूस करता है उस कलर को हम लोग नाम देते हैं TCU, 1 TCU। ठीक, क्लोरोप्लेटिनेट आयन या क्लोरोप्लेटिनेट स्केल, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हमने सॉल्यूशन लिया है, जो हमने केमिकल यूज किया है, उस केमिकल को हमने नाम दिया क्लोरोप्लेटिनेट आयंस या फिर क्लोरोप्लेटिनेट स्केल। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ता हूं तो नेक्स्ट है मेरे पास में इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है। एक्सेप्टेबल लिमिट कॉज फॉर रिजेक्शन, बेटा इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है 5 TCU। इसका मतलब पानी में 5 TCU तक का अगर कलर प्रेजेंट है तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, इसको बड़ी आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, अब कॉज फॉर रिजेक्शन की अगर बात करें तो यहां पे 2 पॉइंट्स हैं, दोनों ध्यान रखना है। जो हमारा IS कोड है, IS कोड है IS 10500 जो इनसे डील करता है। इसको 1991 में पहले बनाया गया था, उसके हिसाब से इसका रिजेक्शन लिमिट है 25 TCU का। और इसी को फिर रिवाइज किया 2012 में, और 2012 में जब हमने इसको रिवाइज किया, 2012 में तो यहां पे इसका जो रिजेक्शन लिमिट है ये रिवाइज हो गई और ये बन गई 15 TCU। 15 TCU पेपर में अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो आपको ये वर्जन जरूर याद होगा, मतलब मेंशन होगा बेसिकली कि 1991 वाले के हिसाब से बताना है या 2012 वाले के अकॉर्डिंगली आपको बताना है। उसके बेसिस पे आपको अपने आंसर को देना होगा। राइट, सिंपल सा है, सिंपल से क्वेश्चंस आपके पास यहां से बनते हैं, छोटे छोटे लेकिन काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। डिफाइन 1 TCU, मेजरमेंट यूनिट क्या है, मेजरमेंट डिवाइस क्या है, मेजरमेंट डिवाइस के अलावा, डिवाइस अभी नहीं बताया, डिवाइस में अभी बताऊंगा। राइट, टेक्निक कौन सी है, स्केल कौन सा है, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पिछले वाले में आपको बताया कि डिजिटल डिवाइस कौन सा था ऑर्डर को मेजर करने के लिए, वो डिवाइस था हमारे पास में ऑस्मोस्कोप। यहां जो डिजिटल डिवाइस यूज होने वाला है कलर के लिए, उस डिवाइस को नाम दिया जाता है टिंटोमीटर। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग कलर इज टिंटोमीटर। टिंटोमीटर, इस डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं कलर को मेजर करने के लिए। राइट, तो बेटा आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज से डील करने वाले थे। मैंने अभी आपको बताया भी था, तो हमने 2 प्रॉपर्टीज डील किया। पहला था हमारे पास में टेस्ट एंड ऑर्डर और दूसरा है हमारे पास में कलर। राइट, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, क्योंकि इनके बाहर से, इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको जितना कवर कराऊंगा यहाँ पे एनवायरमेंट के अंदर, बेटा जेईई लेवल के लिए वो सफिशिएंट है। इसके बाहर आपके जेईई लेवल पे इस एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए इनको साथ के साथ कवर करने की, ताकि बर्डन ना पड़े लास्ट के अंदर। राइट, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत ज्यादा काम रहता नहीं है हम लोगों के पास में, एक्सेप्ट प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फोन्स। सो अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और ये सब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक इनको बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। राइट, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो,
कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू।